Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 16. This is 10 questions English series. Please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Who coined the term negative capability? John Keats. Negative capability जो term है, phrase है, इसको coin किया है John Keats ने. देख लेते हैं क्या होता है negative capability. A writer's ability which Shakespeare possessed so enormously to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. According to John Keats, who first used the term in 1817 letter. निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर इज द राइटर जिनके पास ये एबिलिटी बहुत ज्यादा था। और इसमें क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अपनी पर्सनल चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने वर्क्स में, बल्कि वो क्या करते हैं, जो भी उस वर्क्स में क्रिएट सिचुएशन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे किसी तरह की अनसर्टेनिटीज हो, मिस्ट्रीज हो, डाउट्स हो, तो उन चीजों को ना बिना किसी फैक्ट और रीजन के वो राइटर जो है एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से जो वर्क होता है वो और बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑथर होते हैं कोई अपना माइंड नहीं लगाते हैं, कोई लॉजिकल माइंड उसमें नहीं लगाया जाता है ऑथर के द्वारा। और जो भी जैसा डिमांड होता है वर्क का, उस डिमांड को वो एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी बातें किसने कहा था? जॉन किट्स ने कहा था। कब कहा था? 1817 के अपने एक लेटर में। तो याद रखेंगे निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को यूज करने वाले फर्स्ट पर्सन, कॉइन करने वाले जो पर्सन है, दैट इज जॉन किट्स, रोमांटिक ऑथर। और इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन भी किया, डिफाइन भी किया निगेटिव कैपेबिलिटी को। और शेक्सपियर इज द राइटर जिन्होंने इस एबिलिटी को बहुत ज्यादा यूज किया है। शेक्सपियर अपने किसी भी वर्क में, प्ले हो, सोनेट्स हो, किसी भी चीज में वो अपनी पर्सनल चीजों को क्या जो पर्सनल उनकी लाइफ है या पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल जो सोच है, उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और जो भी डिमांड होती है प्ले की, पोएम की, उस डिमांड को वो फुलफिल करते हैं, चाहे उस प्ले में अनसर्टेनिटीज हो, मिस्ट्रीज हो, डाउट हो, हर चीज को वो बिल्कुल विदाउट किसी लॉजिक के वो एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो यहाँ पे जॉन किट्स के 6 ओड्स दिए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू इंडोलेंस है, ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू मिलंकली। तो इन सारे 6 ओड्स को क्रोनोलॉजिकली इसको सेट करना है। तो सेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ओड टू ग्रेसियन अर्न, second one is ode to indolence, third one is ode to melancholy, fourth one is ode to nightingale, fifth one is ode to psyche, and sixth one is ode to autumn. तो ये सीक्वेंस से देख लेते हैं। सबसे पहले किट्स ने जो ओड लिखा था वो था ओड टू ग्रेसियन अर्न, और उसके बाद ओड टू इंडोलेंस उन्होंने राइट किया था, फिर ओड टू मिलंकली को राइट किया था, देन ओड टू नाइटिंगेल को राइट किया था, देन ओड टू साइकी, एंड द फाइनल ओड टू ऑटम। इन 1819 किट्स कंपोज्ड 6 ओड्स। तो ये सभी 6 ओड्स जो थे किट्स ने 1819 में राइट किए थे। द फर्स्ट 5 ओड्स, जो फर्स्ट 5 ओड्स थे, जिसमें कौन कौन से? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मिलंकली, ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड टू साइकी। इसको किट्स ने लिखा था स्प्रिंग में, मीन्स 1819 के स्प्रिंग सीजन में इन्होंने इन फर्स्ट 5 ओड्स को राइट किए थे। और ओड टू ऑटम को इन्होंने सितंबर में लिखा था, 1819 के सितंबर के मंथ में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा ओड है जिसको सबसे बाद में उन्होंने लिखा था। तो ओड टू ऑटम को कब लिखा था? सितंबर में। और बाकी के जो फर्स्ट 5 ओड्स हैं उसको उन्होंने स्प्रिंग में लिखा था, 1819 के। दिस वीडियो
is on जॉन किट्स। तो याद रखेंगे इस वीडियो में हम जॉन किट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैरी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो डोंट मिस टू वॉच दिस। Which poet illustrated empathy in these lines? If a sparrow comes before my window, I take part in its existence and pick about the gravel. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोट है, ये लाइंस है, किसने ये कहा है? तो ये जॉन किट्स ने कहा है कि इफ अ स्पैरो कम्स बिफोर माय विंडो, आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल। Keats was an English poet of the second generation of romantic poets with Lord Byron and P.B. Shelley. Keats रोमांटिक पोएट है और ये सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। रोमांटिक पोएट के सेकेंड जनरेशन में और भी दो पोएट हैं, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शैली। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन है? कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ हैं। तो याद रखेंगे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और सादी जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन में है और सेकेंड जनरेशन में है किट्स, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शैली। हिज पोएटिक कैरियर लास्ट फॉर लेस देन 4 years। किट्स की जो पोएटिक कैरियर थी बहुत शॉर्ट थी, बिकॉज ही वाज डाइड अनटाइमली। इनके डेथ हो जाती है समय से पहले ही, बहुत कम एज में इनके डेथ हो जाती है। इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट लंदन में और इनकी डेथ होती है 23 फरवरी 1821 को रोम इटली में। तो जस्ट 25 इयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से इनका पोएटिक कैरियर बहुत ही शॉर्ट था, बट इस शॉर्ट पोएटिक कैरियर में भी इन्होंने बहुत कुछ राइट किया है और इनका जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, इनके डेथ के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि ही इज रियली ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। सो इन्होंने क्या किया है, बहुत छोटे से टाइम में बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट किया है। एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन ग्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्ट्रेंज यूनियन ऑफ चेंज एंड स्टेसिस इन टू ऑटम विच किट्स हिमसेल्फ टर्म्ड एज स्टेशनिंग। और टू ऑटम में किट्स ने क्या किया है, एक चेंज और स्टेसिस का स्ट्रेंज यूनियन प्रेजेंट किया है जिसको किट्स ने टर्म दिया है स्टेशनिंग। तो याद रखेंगे ओ टू ऑटम में जो चेंज और स्टेसिस का यूनियन इन्होंने प्रेजेंट किया किट्स ने, उसको इन्होंने क्या टर्म किया है, स्टेशनिंग। टू ऑटम द पोएम प्रेजेस ऑटम डिस्क्राइबिंग इट्स अबंडेंस, हार्वेस्ट एंड ट्रांजिशन इनटू विंटर। तो यहाँ पे जो ओड है ऑटम, ओ टू ऑटम में किट्स ने क्या किया है, ऑटम को प्रेज किया है और बताया है कि कैसे इसमें बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग होती है, ट्रांजिशन होता है विंटर का, मीन्स ऑटम के बाद विंटर सीजन आता है, एंड यूजेस इंटेंस सेंसुअस इमेजरी। और किड्स ने इंटेंस सेंसुअस इमेजरी का यूज भी किया है। तो ऑटम की जो फ्लीटिंग ब्यूटी है उसको एलिवेट करने के लिए इंटेंस सेंसुअस इमेजरी का यूज किया है इन्होंने इस ओड में। और ये किड्स की लास्ट मेजर वर्क है जो इन्होंने अपने डेथ के पहले कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन किट्स ला बेल डेम्सन्स मर्सी इज अ लिटरेरी बैलेड। जॉन किट्स का ये बहुत ही फेमस पोएम है ला बेल डेम्सन्स मर्सी। ये बैलेड फॉर्म में है और इट इज कॉल्ड लिटरेरी बैलेड। व्हाट काइंड ऑफ बैलेड? लिटरेरी बैलेड। ला बेल डेम्सन्स मर्सी मीन्स The Beautiful Lady Without Pity, published in May 10, 1820, describes the encounter between a knight and a mysterious elfin beauty. Ultimately abandons him. देखिए ये जो पोएम है La Belle Damson's Mercy, इसका जो इंग्लिश टाइटल है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट पीटी होगा और ये पब्लिश हुआ था 10 मई 1820 को। इस पोएम में किट्स ने एक नाइट की और एक मिस्टीरियस एल्फिन ब्यूटी लेडी की बारे में बताया है। दैट लेडी फाइनल में क्या करती है, उस नाइट को छोड़ देती है। तो यही बातें इन्होंने इस पोएम में बताया है कि कैसे वो नाइट जो है उस ब्यूटीफुल लेडी से मिलता है और फिर बाद में वो ब्यूटीफुल लेडी उस नाइट को अपने कंट्रोल में करने के बाद उसे कैसे छोड़ देती है अकेले। Literary ballads were popular in England during 19th century.
तो 19th सेंचुरी के समय लिटरेरी बैलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर था इंग्लैंड में। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए लिटरेरी बैलेट के। ला बेल डेम्पसन्स मर्ची तो है किड्स की। कॉलरिज के द राइम ऑफ एसिड मॉरिनर भी लिटरेरी बैलेट है। ऑस्कर वेल्ड का द बैलेड ऑफ रीडिंग गेओल, ये भी क्या है, लिटरेरी बैलेड है। तो याद रखेंगे ये सभी लिटरेरी बैलेड के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डिजायर टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। तो यहाँ पे कौन जो है वो इस तरह से अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करता है, तो दैट इज जॉन किड्स। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, तो ये जो थॉट है वो जॉन किड्स की है। द एबो लाइन टेकन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल। देखिए ये जो कोटेशन है, लाइन है, ये ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है। किड्स addresses a nightingale singing somewhere in the forest and says that his drowsy numbness is not from envy of the nightingale's happiness, but rather from sharing it too completely. He is too happy that the nightingale sings the music of summer. The Ode to Nightingale में kids क्या करते हैं, एक nightingale bird को address करते हैं और that bird was singing somewhere in the forest. तो किड्स कहते हैं कि उनका जो ड्राउसी नमनेस है उस नाइटिंगेल की जो हैप्पीनेस है उसके अगेंस्ट में नहीं है, बट ही टू वाज हैप्पी विद हर विद द सिंगिंग ऑफ द बर्ड। तो जॉन किड्स खुद बहुत खुश होते हैं नाइटिंगेल की सिंगिंग के साथ, दैट इज व्हाई ही वाज इन द कंडीशन ऑफ ड्राउसी नमनेस। और जो जॉन किड्स है नाइटिंगेल की जो सॉन्ग है उसे समर की म्यूजिक समझते हैं और काफी खुश होते हैं। he was too attracted towards the song of nightingale, that is why he composed this ode. तो याद रखेंगे to seize upon the midnight with no pain, the line is from ode to nightingale, the work of John Keats, the famous ode of Keats. Next है which text is a really imaginative version of a tale from Boccaccio. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉन किट्स का वो कौन सा जो वर्क है जो बोकासियो की स्टोरी से लिया गया है, तो दैट इज इसाबेला। इसाबेला और द पॉट ऑफ द बैशिल इज अ नरेटिव पोएम बाय जॉन किट्स adapted from a story in Boccaccio's Decameron. इसाबेला का सेकेंड टाइटल है द पॉट ऑफ बैसिल। याद रखिएगा नरेटिव पोएम है जॉन किट्स की और इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। इसकी जो स्टोरी इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया है, बोकासियो इज अ राइटर, तो उनका वर्क है डी कैमरन, वहीं से इन्होंने इसके मैटर को अडॉप्ट किया। तो याद रखेंगे बोकासियो का वर्क है डी कैमरन, वहां से किड्स ने स्टोरी बोरो किया है इसाबेला के लिए और इसाबेला का सेकंड टाइटल है द पॉट ऑफ बेसिल। It tells the tale of a young woman whose family intend to marry her to some high noble and his olive dress. तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, एक यंग वुमेन की स्टोरी है जिसकी फैमिली उसकी शादी किसी हाई फैमिली में करना चाहती है, एक हाई लेवल के नोबल के साथ करना चाहते हैं। But what happened with the lady is that she falls in love with a person whose name was Lorenzo and the man was one of the employee of her brother. तो याद रखेंगे लॉरेंजो कौन होता है, उसके भाई के एम्प्लॉयज में से एक होता है एंड द लेडी फॉल्स इन लव विथ हिम एंड शी वांटेड टू मैरी टू लॉरेंजो बट हिज हर फैमिली वांट टू मैरी हर टू अ नोबल हाई पर्सन। Question number 8. Who has said that poetry should surprise by a fine excess? तो ये पोएट्री को लेकर किसने अपनी ओपिनियन दी है, जॉन किट्स ने। जॉन किट्स कहते हैं कि poetry should surprise by a fine excess. The ever statement poetry should surprise by a fine excess and not by singularity. It should strike the reader as a wording of his own highest thoughts and appear almost a remembrance. तो ये बात किसने कहा है, जॉन किट्स ने कहा है। कहाँ पे कहा है, ऑन एक्सियम्स ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस। तो इस वर्क में किट्स ने ये वो जो
कोटेशन है उसको प्रेजेंट किया है। तो याद रखेंगे जो ये कोटेशन है किड्स के वर्क ऑन एक्सियम ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस से लिया गया है। तो समय के साथ बहुत सारे जो ऑथर हैं, पोएट्स हैं, उन्होंने पोएट्री को लेकर अपनी अपनी डिफिनेशन, अपनी अपनी ओपिनियन प्रेजेंट की है। तो ये जो ओपिनियन है ये जॉन किट्स की है और कहाँ से लिया गया है, ऑन एक्सियम्स ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम किड्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। जॉन किट्स का वो कौन सा वर्क है जो टॉमस बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली पर आधारित है, बेस्ट है? तो दैट इज लामिया। तो याद रखेंगे लामिया वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ जॉन किट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। लामिया इज द लास्ट ऑफ द 4 मेट्रिकल रोमांसेस। लामिया के बारे में कहा जाता है कि जो किड्स के 4 मेट्रिकल रोमांसेस है उसमें से लास्ट है इनका। It is first appeared in the volume named Lamia Isabella, the Eve of St. Agnes and Other Poems, published in 1820, narrative poems in rhymed couplets. तो देखिए लामिया लास्ट वर्क के किड्स का 4 मेट्रिकल रोमांसेस में से, और ये अपीयर होता है एक वॉल्यूम में। उस वॉल्यूम का टाइटल है लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोएम्स, और ये सभी इकट्ठे पब्लिश होते 1820 में। Lamia is a narrative poem by kids and it is in rhymed couplet. तो rhymed couplet में लिखा हुआ है लामिया, याद रखेंगे, और किस टाइप का पोएम है, नरेटिव पोएम है। नेक्स्ट इज, in which poem of kids do we get references of Dryad, Flora and Ruth? तो दिस इज Ode to Nightingale। किड्स का वो कौन सा पोएम है, कौन सा वर्क है जिसमें हमें देखने को मिलता है क्या, रेफरेंस ड्राइड का, फ्लोरा का और रूथ का? तो वो है Ode to Nightingale। ड्राइड क्या है देख लेते हैं।